नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत रोडवास आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 से आज पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक के बीच में दिए गए प्रश्न हैं, उनको करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने YouTube पर 2 वीडियो डाली है। पहली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 15 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डाले हैं और दूसरी वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं डाली है। अब हम आज तीसरी वीडियो पर आ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के जो अंदर जैसे पेजों पे जैसे 292 पेज पे आपको प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आपको आज हम सॉल्व कराएंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 292 यानी कि 292 पेज के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उसमें हम आपको जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 है कि पोषी स्तर क्या है। देखिए, पोषी स्तर क्या है, वैसे हम बहुत सारी चीजें हम पिछली 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। देखिए, सबसे पहले हमें पोषी स्तर के बारे में बात करनी है, उसके बाद उसका एक उदाहरण देना है और फिर हमें जो उदाहरण हम दे रहे हैं उसके प्रत्येक यानी कि विभिन्न पोषी स्तर के बारे में बात करनी है। देखिए, पोषी स्तर क्या है। देखिए, पोषी स्तर का मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में, देखिए मैं एक खाद्य श्रृंखला लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखी घास, घास को कौन खाता है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। देखिए, ये जो प्रत्येक चरण आपको दे रखा है, जो ये प्रत्येक चरण आपको दे रखा है, ये पोषी स्तर का प्रत्येक चरण है और इसमें हमें इनके बारे में बात करनी है कि ये किस स्तर का है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण जहां भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, देखिए ये भोजन है, घास जो है भोजन है किसका, बकरी का, तो ये भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे हम पोषी स्तर कहते हैं। देखिए, यहां पर डेफिनेशन जो दी है, परिभाषा जो दी है, वो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण जहां भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। देखिए, वन में देखिए ये सभी चीजें हमारे आसपास भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे वनों में बात करेंगे। वन में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है जैसे घास, और घास मैंने यहाँ पे बकरी लिख दिया, इसने हिरन दिया है, और यहाँ पे मैंने शेर लिख दिया, यहाँ पे बाघ दिया है। तो घास, हिरन और बाघ। देखिए, घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है। इस श्रृंखला में हमें क्या बताना है, उदाहरण हमारा ये हो चुका है, विभिन्न पोषी स्तर बताने। देखिए, घास जो है इस खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है, हिरन जो है वो दूसरा पोषी स्तर है और बाघ जो है वो तीसरा पोषी स्तर है। देखिए, घास को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। हिरन जो है वो उपभोक्ता है। क्या है हिरन, क्या है हिरन या बकरी जो है वो क्या है, उपभोक्ता है। शेर भी उपभोक्ता है, क्योंकि उपभोक्ता का मतलब है जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब ये किस प्रकार का उपभोक्ता है, शाकाहारी। क्या है ये, शाकाहारी जीव है। और जो शेर या बाघ की बात हो रही है वो क्या है, मांसाहारी है। अब प्रकृति में कुछ और भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, जैसे 3 चरण की यहाँ पे दे रखी है, घास, हिरन और बाघ, ये 3 चरण में है, 3 चरण में है। कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसके अंदर 3 चरण होते हैं। ऐसे ही घास, बिच्छू, मछली, बगुला, ये हमारा जो है 4 चरण का है, इसके अंदर 4 चरण है। और लास्ट ये हमारा जो घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप, सांप को चील, ये हमारे 5वां जो है चरण है, पांचवा चरण है। देखिए, उदाहरण के हिसाब से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, कि पारितंत्र में यानी कि जो हमारा ये पर्यावरण है,
इसके अंदर जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं, उनको हम पारितंत्र के अंदर लेते हैं। पारितंत्र में अपमार्जक मतलब होता अपघटक की क्या भूमिका होती है। देखिए, अपघटक हमने जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थों के अंदर पढ़े थे। देखिए, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, मैंने बताया था, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अब जो अपघटित करते हैं उनको हम अपघटक बोलते हैं, तो यहाँ पे इनको अपमार्जक भी बोलते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो पौधों और जंतुओं के गले सड़े जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अवयव में अपघटित कर देते हैं, उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। देखिए, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, यहाँ पे भी सबसे पहले तो हमें अपमार्जक के बारे में पता होना चाहिए कि ये वे सूक्ष्म जीव होती है जो पौधों और जंतुओं के गले सड़े जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अवयवों में अपघटित कर देते हैं, उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका बतानी है। देखिए, अपमार्जक मृत पौधे और जीवों को अपघटित करते हैं। किन को? मृत पौधों और जीवों को, तथा इस प्रकार ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। नंबर एक बात कि जो मरे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं उनको ये अपघटित करते हैं और पर्यावरण में ही वे रह जाते हैं, पर्यावरण में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। अपमार्जक मृत जीवों में संचित विभिन्न तत्वों को वापस किसमें, जैसे मैंने अभी बताया, वे पर्यावरण में ही मिला देते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या है? जल में ही, मृदा में ही और वायु में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो उत्पादक इनका दोबारा उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? ये तत्वों के पुनर्चक्रण में भी सहायक होते हैं। देखिए, अपमार्जक क्या होते हैं? जो हमारा घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा या कोई अन्य जो पदार्थ है उसको पुनर्चक्रित करने में भी हमारी मदद करते हैं, और ये मृत अवशेषों को अपघटित करके नए जीवों के लिए स्थान प्रदान कर देते हैं। देखिए, जब कोई जीव या पेड़ पौधे मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनको अपघटित करेंगे और वो जगह जो होती है वहाँ से साफ हो जाती है। अब हम पेज नंबर 295 के कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए, पेज नंबर 292 पे केवल 2 प्रश्न थे। एक हमने बताया कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है और विभिन्न पोषी स्तर के बारे में बात करनी है। और दूसरा प्रश्न जो था वो क्या था? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, और मैंने आपको अपमार्जक के बारे में भी बताया और उनकी जो पर्यावरण में भूमिका है उसके बारे में भी आपको बताया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की 295 की। ये कह रहा है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरण होते हैं। देखिए, पर्यावरण में हमें ये सब कुछ ऐसे पता है कि पर्यावरण में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपघटकों यानी कि जीवाणु और कवक द्वारा सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, और ये पदार्थ अपघटित होकर पर्यावरण का ही भाग बन जाते हैं। जैसे हमने इस पॉइंट में पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 में, कि ये कह रहा है कि पर्यावरण में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपघटकों यानी कि जीवाणुओं के द्वारा या कवकों के द्वारा सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, और ये पदार्थ अपघटित होकर पर्यावरण का ही भाग बन जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो कागज जो है, यदि कागज को हम इस तरह यूं ही फेंक देते हैं तो वो क्या होता है? ये जो अपमार्जक होते हैं या अपघटक जो होते हैं, जीवाणु कवक जिनको हम बोलते हैं, ये कागज जंतु और पौधों को के अपशिष्ट जैसे सूखी पत्तियां, गोबर आदि को खा करके उसको पर्यावरण में ही मिला देते हैं, और पर्यावरण उससे क्या बन जाता है? स्वच्छ भी हो जाता है। इसके बाद ऐसे पदार्थ जो अपघटकों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं होते तथा पर्यावरण में ही लंबी अवधि तक पड़े रहते हैं, उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें, कांच,
प्लास्टिक ब्लेड, एल्यूमिनियम की पन्नी, लोहे की कील, ये सभी जो है ऐसे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों यानी कि सूक्ष्म जीव जिनको हम बोल रहे हैं, अपघटक जिनको हम बोल रहे हैं, अपमार्जक जिनको बोल रहे हैं, जीवाणु कवक जिनको बोल रहे हैं, वे हमारे पर्यावरण को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो अपघटकों के द्वारा अपघटित नहीं होते और पर्यावरण में यूं ही लंबी अवधि तक पड़े रहते हैं, उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और उदाहरण मैंने आपको बता दिए, कांच है, प्लास्टिक है आदि। अब इसका प्रश्न नंबर 2, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ, देखिए 2 ऐसे तरीके बताने हैं, ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो जैव निम्नीकरण पदार्थों को, पदार्थ जो होते हैं, जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए चाहे कोई भी पदार्थ है, चाहे वो जैव निम्नीकरण पदार्थ है यानी कि बायोडिग्रेडेबल है या अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वे पर्यावरण को प्रभावित तो करते हैं। और कैसे करते हैं, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी भाषा में दिया है कि जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थ अपघटित होकर पर्यावरण में क्या फैलाते हैं, दुर्गंध, गंदगी फैलाते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने किसी गांव में जाकर देखा होगा, जब कोई जानवर या कोई जैसे कुत्ता, बिल्ली ऐसे मर जाता है तो वो उसको गांव से बाहर फेंक आते हैं दूर स्थान पर, लेकिन जब आप वहां से गुजरते हैं तो वहां पे क्या आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बदबू, दुर्गंध और गंदगी आनी स्टार्ट हो जाती है एवं अस्थायी रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब जैव निम्नीकरण पदार्थों पर विभिन्न प्रकार के रोगाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे अनेक बीमारियां फैलती है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 ऐसे तरीके बताए हैं जो पर्यावरण को जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है प्रभावित करते हैं। पहला मैंने बताया कि ये पर्यावरण में अपघटित होकर दुर्गंध और गंदगी फैलाते हैं और अस्थायी रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरा, जैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं विभिन्न प्रकार के रोगाणु उत्पन्न करते हैं जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की कि ऐसे 2 तरीके सुझाइए कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला मैंने आपको बताना है कि इन पदार्थों के कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि ये पदार्थ ना तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं और ना ही ये पर्यावरण में डिस्पोज हो जाते हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं। ये ऐसे है पर्यावरण के अंदर लंबी अवधि तक ऐसे ही बने रहते हैं। जैसे ये वायु के अंदर मिलते हैं तो वायु प्रदूषण करते हैं, यदि जल के अंदर मिलेंगे तो जल प्रदूषण करेंगे, और यदि ये भूमि के अंदर मिलेंगे तो ये मृदा प्रदूषण करेंगे। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन करते हैं और मानवों को कई प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। देखिए जैव आवर्धन मैंने परिभाषाओं के अंदर भी डिस्कस करके बताया था कि जब पर्यावरण के अंदर जैसे कोई किसान है वो अपनी फसल को अत्यधिक उपज प्राप्त करने के लिए उसके अंदर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, तो कम से कम उसका 1% हिस्सा जो है हमारे शरीर में भी यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है हमारे शरीर में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 296 के प्रश्नों की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 प्रश्न हैं। देखिए जो हमने इससे पहले किया है पेज नंबर 295 पे 3 प्रश्न दिए हुए थे, तो तीनों प्रश्न मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 296 के प्रश्नों की कि ओजोन क्या है और यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखिए सबसे पहले ओजोन की बात करें, ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है जिसका आणविक सूत्र जो होता है वो O3 होता है। देखिए ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है, देखिए अपरूप होता है और उसका आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। यह वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसके अंदर स्थित होती है और ये सुरक्षात्मक कवच की भांति कार्य करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक
पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इन्हें पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देती। और सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए बहुत ही घातक होती है। इसके जो कारण निम्नलिखित बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मानव में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। देखिए, जब हम ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है और इसका जो आणविक सूत्र है, यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो O3 है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में सुरक्षित ये वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित होता है और ये एक सुरक्षात्मक कवच की तरह कार्य करता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको वो अवशोषित कर लेता है और उन्हें पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणें होती है वो जीवों के लिए बहुत ही घातक होती है और इसके कुछ हानिकारक प्रभाव है, जैसे मैंने बताया त्वचा कैंसर होने की संभावना है, मोतियाबिंद होने की संभावना है, जलीय जीवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और मानव में प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार ओजोन परत हमारी और अन्य जीवों की पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करके सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? देखिए, प्रश्न 1 है कि क्या योगदान कर सकते हैं, दूसरा किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करना है। देखिए, कचरा निपटान की समस्या को निम्नलिखित विधियों से हम कम कर सकते हैं। पहला क्या है? पुण्यचक्रण और दूसरा क्या? कंपोस्ट बनाकर। पुण्यचक्रण क्या है? जैसे आपके पास कोई ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक है, कागज है या धातु है, उसका पुण्यचक्रण किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में भेजकर, जो धातु है उसको धातु वाली फैक्ट्रियों में भेजकर, जो कागज है उसको कागज की फैक्ट्रियों में भेजकर उनका पुण्यचक्रण किया जा सकता है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो है कंपोस्ट बनाकर। वो कंपोस्ट बनाकर कैसे? जैसे जैव निम्नीकरण घरेलू पदार्थ होते हैं, जैसे बचा हुआ भोजन, फल और सब्जियों के छिलके, ये हमने बताया, गमले में लगे पौधे की सूखी हुई पत्तियां आदि को गड्ढे में डालकर और उनको दबाकर कंपोस्ट खाद तैयार करके भी कचरे की निपटान की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद जो है हमारे जो पेज नंबर 296 पे थे वे 2 ही प्रश्न थे। ओजोन के बारे में बात करनी थी और कचरा निपटान के बारे में भी बात करनी थी। और मैंने देखिए इससे पहले भी कई वीडियो मैं बना चुका हूं और जिस भी विद्यार्थी को इस लेसन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे YouTube पर अल्फा सर के चैनल पर जाकर, देखिए अल्फा सर के चैनल पर जाकर हमारी वीडियो देख सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करे, शेयर भी करे, कमेंट भी करे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस भी स्टूडेंट को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वो शेयर जरूर करें, जो कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। देखिए, अल्फा सर जो है हमारे चैनल का नाम है और अल्फा सर पर हमने हिंदी मीडियम की विज्ञान विषय, गणित विषय और इंग्लिश मीडियम की साइंस और जो मैथमेटिक्स है उसकी वीडियो डाल रखी है। कृपया करके जो भी स्टूडेंट 10th में है तो वो हमारी वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।